अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ वुथरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रोंटे। इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। प्रीवियसली मैंने इस नॉवल की क्रिटिकल समरी के ऊपर लेक्चर बनाया था, जिस पे आप लोगों ने सब ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं इंट्रोडक्शन को भी कवर कर दूँ। तो दैट इज़ वाई मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ये नॉवल जो है किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिखा गया। फर्दर इस नॉवल की जो टाइटल की सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इसके इम्पोर्टेंट कोटेशंस कौन सी है, एमिली ब्रॉन्टे ने ये नॉवल क्यों लिखा, इसमें क्या मेन मैसेज कन्वे किया गया है, सो ऑन। यानी सब इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट से एंड तक वीडियो कंप्लीट देखिएगा। एंड अगर आपने समरी का लेक्चर नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर जो आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नॉवल है वुथरिंग हाइट्स, ये 1847 में पब्लिश्ड हुआ था अंडर द सूडोनिम ऑफ एलिस बेल, ALISSBEL। अब राइटर तो हमारी एमिली ब्रॉन्टे हैं, लेकिन क्योंकि जो टाइम पीरियड वो चल रहा था, उस टाइम पीरियड पे फीमेल को उनकी राइटिंग को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। जेंडर बायस्ड वहाँ पे चल रहा था। उसी बेस पे जो ये सिस्टर्स थी, ब्रोंटे सिस्टर्स, वो अपने मेल सिरोनिम के अंदर अपने वर्क्स को पब्लिश करवाती थी। और जो एमिली ब्रोंटे थे उनका मेल सिरोनिम एलिस बेल था। ठीक है, एलिस बेल के सिरोनिम के अंडर ये वर्क 1847 में पब्लिश्ड हुआ। अब ये जो नॉवल है ना, इसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक क्लासिक पीस ऑफ वर्क कंसिडर किया जाता है, और ये नॉवल गॉथिक लिटरेचर की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज गॉथिक लिटरेचर एंड व्हाट इज गॉथिक जॉनरा। अब मैं पहले आपको गॉथिक के बारे में बताती हूँ कि जो वर्क्स बेस कर रहे हो मिस्टीरियस सेटिंग के ऊपर, डार्क एलिमेंट कंटेन कर रहे हो, उसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी दिखाई जाए, और डेथ का, डिके का, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का, इस तरह के थीम्स, इस तरह के जो पॉइंट्स है उसमें इंक्लूड हो, ऐसे वर्क्स को हम लोग गोथिक यानरा कहते हैं। अब गोथिक यानरा जो है ये रोमांटिक टाइम पीरियड के साथ साथ ही बहुत पॉपुलैरिटी में था। तो इट मीन्स इस वर्क के अंदर हम लोग को गोथिक के साथ साथ रोमांटिक के भी एलिमेंट दिखाई देंगे। तो एनी हाउ, गोथिक यानरा के कुछ पॉइंट्स हैं, दैट इज मिस्टीरियस सेटिंग, एटमोसफेयर जो इसमें टेंशन और फेयर हो, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स मौजूद हो, कॉम्प्लेक्स और फ्लॉड करेक्टर्स हो, विक्टिम्स और विलन्स हो, रोमांटिक एलिमेंट जैसा कि लव, पैशन, फोरबिडन और अनअटेनेबल लव, और उसके बाद इमोशंस, फीलिंग्स, ये वाले एलिमेंट्स भी मौजूद हों। सिंबलिज्म का भी यूज़ किया जाता है। इसमें जो नरेशन है वो मल्टीपल नरेटर्स, डायरीज की फॉर्म में या लेटर्स की फॉर्म में भी नरेशन की जाती है। इसमें अनकॉन्शियसनेस की मोस्टली एक्सप्लोरेशन होती है और इमोशंस पे एम्फसाइज किया जाता है। ये एलिमेंट्स है गॉथिक नॉवल के, गॉथिक यानरा के, गॉथिक लिटरेचर के। और जो हमारा रिस्पेक्टिव वर्क है वो गॉथिक लिटरेचर की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर हम लोग को गॉथिक एलिमेंट्स के ऑलमोस्ट ऑल और एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अब इसके अलावा जो स्टोरी है वो यॉर्कशायर मूर्स में सेट की गई है। ये वही प्लेस है जहाँ पे जो ये ब्रोंटे सिस्टर्स थी ग्रू अप हुई, वहाँ पे ही पैदा हुई, यहाँ पे ही वो बड़ी हुई थी। ठीक है, फर्दर जो स्टोरी है वो टिमल्टुअस रिलेशनशिप बिटवीन करेक्टर्स, प्राइमरीली हीथक्लिफ एंड कैथरीन, इनके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। टिमल्टुअस मीन्स पैशनेट रिलेशनशिप या स्टॉर्मी रिलेशनशिप या टर्बुलेंट रिलेशनशिप जो होते हैं उनको कहते हैं, थंडरिंग काइंड ऑफ। और इसमें जो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है वो हीथक्लिफ और कैथरीन, इनके रिलेशनशिप के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, ये तो जी स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारी जो स्टोरी है उसमें अगर हम बैकग्राउंड को लेके बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट बताया कि ब्रोंटे सिस्टर्स, इनकी ग्रूइंग प्लेस क्या है, हवर्थ, और ये कहाँ पे है, यॉर्कशायर मूर में।
ठीक है। अब यहाँ से सेटिंग ली गई हुई है और मैंने बताया कि इसके इनिशियली पब्लिकेशन किस नेम से हुई, एलिस बेल। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जेंडर बायसनेस चल रही थी, इसी बेस पे मेल के नेम पे जो थी पब्लिकेशन हो जाती थी, फीमेल के नेम पे पब्लिकेशन नहीं होती थी। अब सेकंड पॉइंट क्या है जी, दैट इज अबाउट द रोमांटिक एंड गॉथिक लिटरेचर। ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि वदरिंग हाइट जो है ये रोमांटिक और गॉथिक लिटरेचर का एक प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है। किस बेस पे? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो रोमांटिक एरा था वो अपने पीक पे था, वहाँ पे इमोशन, इमेजिनेशन, सब्लाइम नेचर के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता था। और जो नॉवल है उसमें हम लोग को वाइल्ड और डेजोलेट सेटिंग नजर आती है मूर की जगह पे, जहाँ पे हम लोग इंटेंस और जो है पैशनेट कैरेक्टर्स भी देखते हैं। और ये रोमांटिक एरा का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस नॉवल में मौजूद है। देन हम जो थर्ड पॉइंट देखते हैं दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं नॉवल जो है ना वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड पे दिखाया गया हुआ है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेस पे एक ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आई थी कंट्री के अंदर। जो लोग थे वो विलेज से सिटी की तरफ मूव हो रहे थे, यानी कि अर्बनाइजेशन हो रही थी। अब उस अर्बनाइजेशन की बेस पे क्या हुआ, हमने देखा कि सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज भी आए। और वही अर्बनाइजेशन, वही इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों को इसके अंदर नोवेल के अंदर नजर आती है, उनके इफेक्ट्स नजर आते हैं, जिससे हमारे पास थीम ऑफ क्लास, प्रॉपर्टी एंड सोशल मोबिलिटी हाईलाइट होता है। क्लियर? तो ये भी एक बैकग्राउंड बन गया, यानी कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बैकग्राउंड है हमारे इस रिस्पेक्टिव नोवेल का। एंड देन हमारे पास आता है फोर्थ वन इज क्लास एंड सोसाइटी। जो वदरिंग हाइट है ना वो रिजिड क्लास स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है। वो क्लास स्ट्रक्चर जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट थी 19th सेंचुरी के अंदर। इसमें हिथक्लिफ है जो कि एक ऑर्फन है, जिसको एक आउटसाइडर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती है अपने सोशल क्लास स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। और ये सोशल क्लास स्ट्रक्चर जो है इम्पोर्टेंट थीम है थ्रू एंड थ्रू इस नॉवल के अंदर। और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं इंडिविजुअल के ऊपर क्या होते हैं ये भी नॉवल में दिखाया गया हुआ है। ठीक। अब फिफ्थ पॉइंट है विच इज इन्फ्लुएंस ऑन रोमांटिक पोइट्री, इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिक पोइट्री सॉरी। अब एमिली ब्रॉन्टे जो थी वो रोमांटिक पोइट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, स्पेशली अपने कंटेम्प्रेरी लॉर्ड बायरन से। और नोवेल जो है उसके अंदर हम लोगों को क्लियरली नेचर की, मूड्स की, इमोशनल इंटेंसिटी की और करेक्टर की जो इंटेंसिटी इमोशंस को लेके वो सब नजर आती हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रोमांटिक पोइट्री है, रोमांटिक जो पोइटिक ट्रेडिशन है उसका इन्फ्लुएंस भी एक बैकग्राउंड है इस नॉवल का। ठीक है। एंड देन सिक्स्थ वन इज एमिली ब्रॉन्टेज आइसोलेशन। वो अपने करेक्टर्स की तरह, यानी कि जो राइटर है अपने करेक्टर्स की तरह खुद अपने विलेज के अंदर आइसोलेटेड फील करती थी। उन्होंने आइसोलेशन को एक्सपीरियंस किया अपने विलेज में रहते हुए, और यही सेंस ऑफ आइसोलेशन इन्होंने अपने इस नोवेल के अंदर डिपिक्ट की। ये जो आइसोलेशन थी, ये हार्श ड्रामेटिक लैंडस्केप थे मूड्स के, ये सब कुछ नोवेल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मौजूद है। सेटिंग भी ऑटोबायोग्राफिकल है, ये आइसोलेशन जो जगह जगह रिपीट हो रही है वो भी ऑटोबायोग्राफिकल है, और ये जो गॉथिक एक्सपीरियंस है हार्श ड्रामेटिक लैंडस्केप मूड्स के, ये भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। एंड देन सेवंथ पॉइंट, नॉवेल्स रिसेप्शन। इनिशियली जो था नॉवल को जो विक्टोरियन रीडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव नहीं किया था, यानी कि इनिशियली इसको एक पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। इसके डार्क्स और टर्बुलेंट थीम्स जो थे वो शॉकिंग और अनकन्वेंशनल थे। लेकिन जब 20th सेंचुरी आई तो इसको क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के तौर पे एक पीस ऑफ लिटरेचर, एक रिमार्केबल पीस ऑफ लिटरेचर कंसिडर किया गया। और अब प्रेजेंटली नोवेल को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेल्स एवर रिटन कंसिडर किया जाता है। और अब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर समरी बताऊं आपको, तो ये नोवेल जो है सोशल और लिटरेरी चेंज के टाइम पीरियड में लिखा गया, जो कि रोमांटिक और गोथिक ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ ये थीम ऑफ लव, रिवेंज और सोशल क्लास के थीम्स को भी और इसके इम्पैक्ट को भी हाईलाइट करता है। एंड इट रिमेन्स अ पावरफुल एंड enduring वर्क ऑफ लिटरेचर दैट continues to captivate readers with its complex characters and haunting atmosphere। ठीक है, ये तो हो गया जी हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब टाइटल सिग्निफिकेंस की तरफ आते हैं। जो नोवेल का टाइटल है वदरिंग हाइट्स,
वो एक बहुत ही रिमार्केबली एंड परफेक्टली चूजन टाइटल है। हाउ? टाइटल रिफ्लेक्ट कर रहा है इमोशंस को भी, टाइटल रिफ्लेक्ट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स को भी, टाइटल ही रिफ्लेक्ट कर रहा है सेटिंग को भी। अब सेटिंग देखी जाए, हम देखते हैं आइसोलेटेड सेटिंग है, उसमें एक जो वदरिंग हाइट्स क्या है, एक फार्म हाउस है जो कि यॉर्कशायर में मौजूद है, एक आइसोलेटेड फार्म हाउस है वो, और यॉर्कशायर के एक डेजोलेट प्लेस दिखाई गई है। यहाँ पे जो वर्ड वदरिंग है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, स्टॉर्म्स है, टर्बुलेंट वेदर है, ठीक है। मींस फिजिकल इन्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ पे कि फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो बहुत हार्श इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हार्श एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि एक काइंड ऑफ एरी सेटिंग, एरी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। यानी टाइटल इटसेल्फ जो है ना वो गॉथिक लिटरेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो द टाइटल वदरिंग हाइट्स सिग्निफाइज द स्टॉर्मी, वाइल्ड एंड टर्बुलेंट नेचर ऑफ सेटिंग एंड द कैरेक्टर्स इन नॉवल। जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी ऐसी नेचर दिखाई गई हुई है, टर्बुलेंट, स्टॉर्मी। उनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो कैथरीन और हिथक्लिफ का रिलेशनशिप है वो भी एक स्टॉर्मी रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। दे लव ईच अदर, लेकिन उनकी जो सेटिंग थी, जो बॉन्डिंग थी, उनकी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे वैसे हो नहीं सकी। और यहाँ पे जो वर्ड वदरिंग है वो फायरेस्ट और अनरूली प्लेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और फर्दर ये जो वदरिंग वर्ड है ये इमोशनल इंटेंसिटी के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप जो लोगों के दरमियान में उनको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्पेशली हिथक्लिफ और कैथरीन के दरमियान में। और ये जो नेम है ये ना सिर्फ फिजिकल लैंडस्केप और करेक्टर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है बल्कि साथ साथ ये जो इमोशनल्स और क्या कहते हैं, ये जो स्टॉर्मी इवेंट्स आ रहे हैं स्टोरी के अंदर, ये उनको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वदरिंग हाइट जो है वो एक ऐसा टाइटल है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो, क्योस हो, डेथ हो, डिस्ट्रक्शन हो, मीन्स बिल्कुल कंट्री है पीस से। हम देखते हैं स्टोरी के अंदर एक और प्लेस है जिसका नाम है थ्रश क्रॉस ग्रिंच, जहाँ पे सिविलाइजेशन है, सोशल ऑर्डर दिखाया गया हुआ है, ठीक है। रिफाइंड और काम और वेल मेंटेन प्लेस है वो, बिल्कुल उसके एंटी यानी कि उसके कंट्रास्ट में हम लोगों को ये प्लेस जिसका नाम वदरिंग हाइट्स है वो दिखाई गई हुई है। तो वदरिंग हाइट्स हम कह सकते हैं सिंबल है एक एंटी सिविलाइजेशन का, एंटी सोशल ऑर्डर का, और यहाँ पे काम नाम की, रिफाइंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये तो हो गया टाइटल सिग्निफिकेंस। अब मेन मैसेज, अगर मेन मैसेज की बात की जाए तो वुडरिंग हाइट्स के अंदर हम देखते हैं कि पूरी स्टोरी डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ऑब्सेसिव लव एंड रिवेंज इसके अराउंड घूम रही है। एंड देन द इंटेंस एंड पैशनेट लव बिटवीन हिथक्लिफ एंड कैथरीन becomes a source of torment and tragedy. फिर कैथरीन becomes sorry transcending death and haunting those left behind. Heathcliff's relentless desire for revenge, born out of pain of unrequited love, drives a cycle of cruelty and suffering that affects multiple generations, ultimately emphasizing the detrimental consequences of unchecked emotions and the tragic consequences of an obsession with the past. यानी थ्रू एंड थ्रू हमने देखा कि मेन कोज क्या बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ऑब्सेसिव लव एंड रिवेंज। इससे क्या हुआ, जनरेशन के जनरेशन जो है वो भी विक्टिम बनती गई क्योस का, ट्रेजेडी का, ठीक है। तो ये मेन मैसेज दिखाया गया है इस पूरी स्टोरी के अंदर। ना तो क्वेश्चन इज कि क्यों एमिली ब्रॉन्टे ने ये नॉवल लिखा था। इन्होंने अपने आइडियाज अबाउट लव, पैशन, रिवेंज इन अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंस वे इनको एक्सप्रेस करने के लिए नॉवल लिखा। शी यूज्ड द नॉवल टू एक्सप्लोर द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ऑब्सेसिव लव एंड हाउ इट कैन लीड टू रिवेंज, कैसे रिवेंज की तरफ ले जाता है कौन, ऑब्सेसिव लव, और कैसे सफरिंग और ट्रेजेडी का कॉज बनता है। और थ्रू द स्टोरी ये कन्वे करना चाहती हैं कि अनचेक्ड इमोशन और परसूट ऑफ रिवेंज जो है वो हार्मफुल कंसिक्वेंसेस रखते हैं, और ये ना सिर्फ इंडिविजुअल को बल्कि फ्यूचर जनरेशन को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस बेस पे इन्होंने ये नॉवल लिखा था। अब ये तो हो गया जी नॉवल लिखने की वजह। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस। अब फर्स्टली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो हैं, वट एवर अवर सोल्स आर मेड ऑफ,
हीज एंड माइन आर द सेम। यहाँ पे कैथरीन जो है वो अपने इंटेंस कनेक्शन विद हिथक्लीफ के साथ जो है उसकी डिक्लेरेशन करती हैं। फिर आई एम हिथक्लीफ। कैथरीन की अगेन डिक्लेरेशन है हर वननेस विद हिथक्लीफ, हाईलाइटिंग देयर डीप ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये कैथरीन के वर्ड्स हैं, आई एम हिथक्लीफ। फिर है I wish you to be aware that I know you have treated me infernally, infernally. Do you hear? And if you flatter yourself that I do not perceive it, you are a fool. And if you think I can be consoled by sweet words, you are an idiot. And if you fancy I will suffer unrevenged, I will conceive you of the contrary in a very little while. अब ये हिथक्लिफ के वर्ड है जहाँ पे वो कैथरीन की डेथ के बाद अपना अपने पैशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो अपने जो रिवेंज लेना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। और यहाँ से हमारे पास थीम ऑफ रिवेंज और ऑब्सेशन भी सामने आता है। आप ये कोटेशंस को अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको समझ में लग रही है, आसान लग रही है, उसको आप याद कर लें। फर्दर आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में कोटेशंस आती हैं, जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है वो मैंने यहाँ पे कोट की हुई हैं, वो एज इट इज़ यहाँ से आ सकती हैं। एंड देन हमारे पास है fourth quotation, which is whatever our souls are made of, his and mine are the same. ये कोटेशन रिपीट हो गई। एंड देन है आई कैन नॉट लिव विदाउट माई सोल। यहाँ पे कैथरीन जो है लेमेंट करती है अपने इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग विदाउट हिथक्लीफ। देन है आई लव माई मर्डरर बट योर्स हाउ कैन आई। यहाँ पे दिखाया गया कैथरीन की एक्नॉलेजमेंट ऑफ हर कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, अपने हिथक्लीफ के लिए भी, अपने हस्बैंड एडगर के लिए भी। फिर है I will walk where my own nature would be leading. It vexes me to choose another guide. यहाँ पे हिथक्लिफ की डिटर्मिनेशन दिखाई गई है कि वो अपने पाथ को फॉलो करे, हालांकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं फिर भी उसने अपने पाथ को नहीं छोड़ना। फिर है I have not broken your heart, you have broken it, and in breaking it you have broken mine. यहाँ पे हिथक्लिफ की रिफ्लेक्शन दिखाई गई हुई है ऑन द डैमेज डन टू बोथ कैथरीन एंड हिज ओन हार्ट, जो कि उनके टर्बुलेंट रिलेशनशिप को भी रिफ्लेक्ट करती है। फिर है द एंटायर वर्ल्ड इज अ ड्रेडफुल कलेक्शन ऑफ मेमोरेंडा दैट शी डिड एग्जिस्ट एंड दैट आई हैव लॉस्ट हर। यहाँ पे हिथक्लिफ के सेंस ऑफ लॉस की बात की जा रही है और लॉन्गिंग की बात की जा रही है कैथरीन की डेथ के बाद। फिर है आई हैव ड्रीम्ड इन माई लाइफ dreams that have stayed with me ever after and changed my ideas. They have gone through and through me like wine through water and altered the color of my mind. यहाँ पे अगेन हिथक्लिफ की रिफ्लेक्शन दिखाई गई है ऑन द enduring impact of his dreams and obsessions. ये कोटेशंस इंपॉर्टेंट कोटेशन जो कि इंटेंस इमोशंस को, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को और हाउंटिंग थीम्स को हाईलाइट कर रही हैं वदरिंग हाइट्स के। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी वन बाय वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आप देख लें एंड देन उसके बाद ये भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, एंड देन इसके बाद ये भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स थी। और यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो के अंदर जितनी मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी कि इसका बैकग्राउंड क्या था और इसके अलावा इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों लिखा था ये नॉवल, इसका मेन मैसेज क्या था, इसके अलावा गॉथिक जेनरा क्या होता है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सब कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए इस लेक्चर में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।